नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतू रानी आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर आई हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता है विप्लव गायन। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में उस कविता का पाठ बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि वो जो कविता है विप्लव गायन, वो उस दौरान लिखी गई थी जब हमारे देश में अंग्रेज़ थे, यानी द्विवेदी युग की वो कविता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन द्विवेदी युग के कवि हैं, तो उन्होंने उस दौरान वो कविता लिखी थी। वो कविता उस समय भी प्रासंगिक थी और आज के समय में भी वो मुझे प्रासंगिक नज़र आती है। ये जो कविता है, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो हमारे समाज में जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, जो हमारे समाज को लगातार उन्नति करने से रोकती हैं, ऐसी परंपराएं, उनके खिलाफ लिखी थी। उनके विद्रोह के रूप में ये कविता लिखी थी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की इस कविता को NCERT की किताब कक्षा 7 की किताब है बसंत भाग 2 में उसको प्रकाशित किया गया है। और ये वो पुस्तक है बसंत भाग 2, यानी ये कक्षा 7 की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है। इस पुस्तक में अध्याय 20 जो है विप्लव गायन के नाम से ये कविता प्रकाशित हुई है। बालकृष्ण शर्मा द्वारा रचित ये कविता विप्लव गायन, आज हम उसका पाठ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ विप्लव गायन से, है ना। तो विप्लव गायन, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कविता है। तो मैं इसकी एक एक स्टेंजा, एक एक पैराग्राफ, एक एक वो पढ़ती चली जाऊंगी और फिर उसका आपको भावार्थ भी मैं बताती जाऊंगी। विप्लव गायन, विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह करना, यानी कि जब कोई हमारे अधिकारों के खिलाफ या हमारी जो हम सोच है उसके खिलाफ कोई यदि कार्य करता है तो उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठा सकें या विद्रोह कर सकें। अब जैसे अगर हम सामान्य स्तर पर बात करें, जैसे मैं यदि बच्चों के लिए अगर कविता देखी जाए, क्योंकि ख़ास तौर पर ये बच्चों के लिए कविता लिखी गई है, कि आपने देखा होगा बच्चों की जब एक कारखाना होता है ना, और कारखाने में कुछ लोग, एक वर्ग होता है मज़दूरों का, दूसरा वर्ग होता है मैनेजर यानी प्रशासकों का, यानी जिसमें एक तरफ मज़दूर होते हैं और एक तरफ मिल मालिक होते हैं, उनकी पूरा मैनेजमेंट होता है, उनकी पूरी व्यवस्था होती है। तो जब मज़दूरों को उनके काम के अनुसार उनकी आमदनी नहीं मिलती, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, उनसे ज़्यादा काम किया जाता है, काम करवाया जाता है, तो मज़दूर क्या करते हैं, उसके खिलाफ़ हो जाते हैं। मज़दूर क्या करते हैं, उनके खिलाफ़ हो जाते हैं, उनसे कहते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा करो। और जब वो अपनी उन मांगों को उठाते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। यानी वो हड़ताल किसका स्वरूप है, वो विद्रोह का स्वरूप है। किसके खिलाफ, जो उनकी मांग नहीं मान रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार विद्रोह करके वो अपनी आवाज़ उठाकर वो जो है व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। यानी वहाँ जो मैनेजमेंट में बैठा है, जो लोग मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, जो मैनेजर हैं, उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए उन्हें ये उनके जो तरीका है उसमें बदलाव लाने के लिए मज़दूर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो तभी वो तो अगर मज़दूर विद्रोह करेंगे तो उनका काम रुक जाएगा, है ना। काम रुकेगा तो उनको नुकसान होगा। तो फिर क्या करते हैं, बशर्ते मैनेजमेंट को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है जिससे कि मज़दूरों और मिल जो व्यवस्था है उसमें सामंजस्य बन सके। तो इसी प्रकार का हमारा समाज होता है ना। हमारा समाज आम लोगों से बनता है और समाज में ही एक वर्ग है जो
ऊंचे वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना दिन रात लगा देता है, और जबकि जो बड़े बड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, जो शासन में हैं, जो प्रशासन में हैं, जो नेता लोग हैं, ये जो भी है, वो क्या करते हैं, उनका फ़ायदा उठाकर अपनी आवश्यकताएं तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं को वो नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, है ना। और उनको वो पुरानी रीति रिवाजों में दबे रहने के लिए मजबूर करते हैं। उन्हें सोच बदलने के लिए जो है फिर आंदोलन करना पड़ता है। तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर जो कविता लिखी है वो मैं आपको सुनाती हूँ कि आज के दौर में इस कविता का बहुत प्रसंग नज़र आता है मुझे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी यहाँ जो कवि हैं, एक कवि है और कवि का मन, कवि का जो मन है, कवि का मन इतना शुद्ध है समाज की जड़ता को देखकर। यानी समाज बस चुपचाप शांत देख रहा है तमाशा, जो बुरा हो रहा है उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। तो जो कवि का जो हृदय है वो एकदम क्रोध में बैठा है ना। और किसी समय उसका मन बहुत सुंदर सुंदर गीत गाने का करता था। अब कवि है, कवि का मन कभी सुंदर गीत गाने का मन करेगा, कभी हर हर भाव में वो गीत गाने का मन करता था। लेकिन अब इस समय कवि का मन कैसा हो गया, एकदम दुख से भर गया है, परेशानियों से भर गया है। क्या, कैसी परेशानी, कौन सा दुख, कि ये जो समाज है, ये समाज कैसा है, एकदम जड़ हो गया है। उसे सब कुछ पता है कि एक वर्ग है जो उसका शोषण कर रहा है, लगातार उसका शोषण कर रहा है, लेकिन वो अपनी जड़ता में, पुरानी मान्यताओं में जकड़ा हुआ है, वो उठना नहीं चाहता। तो उसका हृदय जो है एकदम दबा हुआ सा, बैठा हुआ सा है, अंदर ही अंदर वो खौल रहा है। लेकिन उसका जो मन है, वो मन कहता है कि ये कवि इतना शांत क्यों है। कवि के मन में अंतर्द्वंद चलता है, हृदय को लेकर और मन को लेकर। तो कवि का जो मन है कवि को ही उद्वेलित कर रहा है, यानी कवि को ही क्या कर रहा है, उठा रहा है कि हे कवि उठो, कुछ ऐसी तान छेड़ो, यानी अपने मन से, अपने हृदय से ऐसे तान उठाओ। तुम तो इतने अच्छे कवि हो, इतनी सुंदर कविताएं लिखते हो, शांत कैसे बैठ सकते हो। तो तुम ऐसी कविताएं लिखो जिससे ये जो जड़ समाज है ना, ये जो समाज को किस रूप में माना गया है, समुद्र के रूप में माना गया है। समाज कैसा है, समाज के लोगों की सोच कैसी होती है। अब मन, सोच और मन है ना, वो किसके समान होता है, सागर के समान होता है, अथाह होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच जाए उसका कोई आर पार नहीं होता, कुछ भी सोच लेता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो, हे कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि ये जो समाज है, ये जो समाज में के अंदर जो सोच है, उस सोच का जो सागर है उसमें कुछ उथल फुथल मच जाए। उथल फुथल उस समाज की सोच रूपी सागर में क्या हो, कुछ उथल फुथल मच जाए। एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। यानी हिलोर किसकी, परिवर्तन की, कि आप कुछ ऐसा छेड़ो, कुछ ऐसे शब्द इस समाज को सुनाओ जिससे समाज में परिवर्तन की लहर उठने लगे, थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हो। तो वो कवि का मन कवि को उद्वेलित कर रहा है ना, उसको उकसा रहा है कि हे कवि तुम शांत कैसे बैठे हो, उठो और इस समाज के मन में जो सोच है, उस सागर, उस जो सोच रूपी सागर में कुछ ऐसी तान डालो, कुछ ऐसा, कुछ पत्थर फेंको, कुछ करो जिससे इसके अंदर हिलोरें, यानी परिवर्तन की थोड़ी बहुत तो लहरें उठें, यानी सोच में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आए, ये जागे तो सही। तो कवि का मन कवि को उद्वेलित कर रहा है, उसका मन उसको कचोट रहा है कि उठ कवि उठ, इस समाज को बदलने का थोड़ा प्रयास कर। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं शुरुआत की, कि कवि का मन कवि से कहता है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए।
अब देखिए क्या कहता है कवि। अब क्या कहता है, अपने मन को कवि क्या समझाता है कि सावधान, मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। अब उस कवि जब अपने मन को सुनता है कि ये क्या कह रहा है, तो कवि फिर अंतर्द्वंद कवि कहता है कि हे मन तू सावधान हो जा, यानी मुझे उकसा मत। कवि कह रहा है कि मन तू सावधान हो जा, मैं तुझे अलर्ट कर रहा हूँ कि अब मेरी सिचुएशन, मेरे हृदय में जो सिचुएशन है, यानी मेरे जो दिल में है, वो तू नहीं समझ रहा है। क्योंकि पहले जो मैं सुंदर सुंदर गीत गाता था, लोगों को समझाने की कोशिश करता था, अब वो अवस्था नहीं है। यानी तू सावधान हो जा, मेरी वीणा में, वीणा किसकी, हृदय रूपी वीणा में, यानी अब जो मेरा हृदय है ना, उसमें क्या हो गया, चिंगारियां आके बैठी हैं। चिंगारियां किसकी, क्रोध की, गुस्से की, है ना। किसके खिलाफ, ये जो समाज को वो इतने दिन से समझा रहा है, प्रेम से समझा रहा है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वो जड़ हो चुका है। तो उसके खिलाफ, उन रूढ़ियों के खिलाफ, उन पुरानी परंपराओं के खिलाफ, उस जड़ता के खिलाफ। क्योंकि क्या होता है कि हम कितना भी लोगों को समझाएं कि समाज के लिए कौन सी चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें होनी चाहिए, समाज को वैज्ञानिक तथ्यों की ओर जाना चाहिए, तर्कों की ओर जाना चाहिए, लेकिन हमारा समाज क्या करता है, वही पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा रहता है, जानकर भी अनजान बना रहता है। तो कवि ये कह रहा है कि हे मेरे मन तू सावधान हो जा, क्योंकि मेरे हृदय में ये जो है गुस्से की चिंगारियां आके बैठ गई हैं। यानी कि मेरा हृदय की जो बीड़ा है, मैं कैसे अपने ये सुंदर मन से गीत गाऊं, कैसे मैं तान छेड़ूं, जब मेरी हृदय रूपी वीणा पर, यानी मेरे हृदय पर एक बोझ आके बैठ गया है गुस्से का। किसके चिंगारियां, किसकी हैं, गुस्से की चिंगारियां आके बैठ गई हैं, टूटी मिजरावें उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो ये बताओ, जब उस पे गुस्से की चिंगारियां आके बैठ गई हैं, और जो मिजराबे कहते हैं बच्चों, जब कोई वीणा या गिटार आपने देखा होगा बजाते समय, तो जो गिटार वादक या वीणा वादक होते हैं, वो एक प्रकार की अंगूठी पहनते हैं। एक प्रकार की क्या होती है, अंगूठी होती है, जिसको हम मिजराब कहते हैं, जिसकी सहायता से जो वीणा के तान होते हैं या गिटार के जो तान होते हैं, जो तार होते हैं, उसको बजाया जाता है। तो वो कवि ये कह रहा है कि हे मेरे मन तू सावधान हो जा, मेरे हृदय में, मेरे हृदय रूपी वीणा पर जो है क्रोध की, गुस्से की, है ना, समाज की बुराइयों की जो चिंगारियां क्या है आकर बैठ गई हैं, जिसकी वजह से मेरी जो मिजरावें हैं वो भी टूट गई हैं। और मैं और भी इसलिए भी अपनी वीणा नहीं बजा सकता, क्योंकि उस मेरे दोनों हाथों की जो, क्योंकि वीणा बजाते समय उंगलियां कैसे होती हैं, मोड़नी पड़ती हैं, है ना, अंगूठी को बजाना पड़ता है। तो वो क्या है, ऐंठ गई है, मतलब वो सीधी नहीं हो रही है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि मेरे जो हाथों की जो उंगलियां क्या है, ऐठी हुई है, इसलिए मन तू अब सावधान हो जा। क्योंकि अगर मैं गाऊंगा कोई गीत, तो वो कोई ऐसा गीत नहीं होगा कि प्रेम का होगा या सुंदर शब्दों का गीत होगा। वो कहते हैं कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में हृदय तल में, अब क्षुब्ध युद्ध होता है। अब कवि ये कहता है कि देख भाई मन, मेरे मन में जो है, मेरे हृदय में क्या है, क्षुब्ध युद्ध चल रहा है, यानी गुस्से का गीत चल रहा है। अब वो बता रहा है अपने मन को कि देख भाई, मेरे हृदय में जो है इतना भयानक गुस्से वाला, क्षुब्ध मतलब होता है गुस्सा, है ना, और युद्ध मतलब गुस्से वाला युद्ध चल रहा है, कि यदि मैंने उसका एक कंठ भी, अगर उसका एक शब्द भी मेरे कंठ से बाहर निकला, है ना, तो क्या होगी, आग लग जाएगी। सब समाज में, संसार में क्या होगा, आग लग जाएगी। कि कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है। कि तुझे पता नहीं है कि मेरे कंठ के नीचे, यानी मेरे हृदय के नीचे, वो एक ऐसा गीत, महानाश का गीत, क्योंकि मेरे गीत, मैं जो गीत गाना चाहता हूँ, उसमें ऐसे ऐसे शब्द हैं, ऐसे ऐसे वाक्य हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, उससे क्या होगा कि
संसार में, इस समाज में क्या हो जाएगा, महानाश हो जाएगा। इतना बुरा मारक गीत है वो, एक प्रकार से वो, अगर मैंने उसको गाया तो समाज के लोग मर जाएंगे। ऐसे ऐसे गीत रुधा हुआ है मेरे गले के अंदर, मतलब रुका हुआ है। और यदि मैंने उसको एक शब्द भी गाया तो क्या हुआ, आग लगेगी क्षण में। यानी एक शब्द भी मैंने यदि उसका गा दिया तो क्या हो जाएगा कि आग लग जाएगी समाज में। ये युद्ध मेरे अंदर चल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो गीत निकले, समाज में लगे आग, परिवर्तन हो, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, जब मैंने उसकी सिर्फ एक स्वर छेड़ा था, उसने कहा कि हे मन, तुझे पता नहीं कि पूरा गीत यदि मैंने गाया तो समाज में क्या होगा, आग लग जाएगी। यानी समाज में इतना भयानक परिवर्तन होगा कि हर तरफ आग लग जाएगी, महानाश हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं निकल पा रहा है पूरा गीत? क्योंकि एक बार जब मैंने उसकी एक स्वर, यानी शब्दों को शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कविता में या गीत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले म्यूजिक निकालते हैं, यानी कुछ स्वर निकालते हैं, तभी तो शब्द निकलते हैं। तो वो ये कह रहा है कि उस गीत के कुछ स्वर ही मैं निकाल पाया था। तो क्या हुआ कि झड़ झाड़ और झकाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्र गीत की कुद्र तान से निकली मेरे अंतरतर से। अब वो ये कहता है, कवि कहता है कि हे मेरे मन, तुझे पता नहीं है कि मेरे अंतरतम से, यानी ये जो मेरे अंदर जो गुस्से वाला जो गीत भरा हुआ है, कि उसकी एक बार मैंने कुछ गायन के स्वर ही छेड़े थे, कुछ स्वर ही मैंने अपनी गायन के छेड़े थे। तो क्या हुआ कि उस रुद्र गीत की कुद्रतान से, यानी वो जो 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 गुस्से वाला गीत था, रुद्र गीत था, उसकी कुद्रतान की, उसकी जो ऐसी तान निकली, उसका ऐसा स्वर निकला कि क्या हो गया कि समाज में जो रूढ़ी परंपरावादी वाली जो लोग थे, है ना, जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले थे, पुरानी सोच को मानने वाले थे, वो किसका रूप है, झाड़ और झाखड़ का। यानी झाड़ झाखड़ क्या है, ये जो हमारी पूरी पुराने जो रीति रिवाज हैं, है ना, मतलब कर्म कांड, पूजा पाठ, क्रियाकर्म, ये इन चीज़ों में जो लोग समय बर्बाद करते हैं, उन लोगों को मानने वाले, उन चीज़ों को मानने वाले लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, वो जल गए थे। पुरानी सोच वाले लोग, है ना, कट्टरपंथी वाले लोग, वो क्या हो गए थे, जल गए थे। झाड़ और झाकड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। जब मैंने उस स्वर की, जब मैं जो महानाश का जो गीत जो मेरे अंदर चला रहा था, उसका मैंने सिर्फ एक स्वर छेड़ा था, उस स्वर से ही उस पुरानी सोच के लोगों का जो हृदय था वो जल गया था। झाड़ और झाकड़ दग्ध, दग्ध का मतलब होता है जलना, झाड़ और झंकार मतलब किसके लिए आया है, पुरानी मान्यताओं, पुरानी सोच रखने वाले लोगों से। तो वो क्या हो गए थे, वो जल गए थे। किससे, उस रुद्र गीत की कुद्र तान से, यानी गुस्से की तान से, उस एक तान से ही वो जल गए थे, निकली मेरे अंतरतम से, यानी जो मेरे हृदय से वो निकली। तो वो ये कहता है, अगली पंक्तियों में वो कहता है कवि, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती कालकूट फण की चिंतामणि। तो वो ये कहता है कि मेरे पूरे हृदय में वही गीत, यानी जो परिवर्तन मैं चाहता हूँ कि वो गीत निकले निकले, और वो मेरे पूरे हृदय में रोम रोम वो उस गीत की ध्वनि को वो मेरा हृदय गाता रहता है और चाहता है कि निकले, जिससे समाज में परिवर्तन हो। मेरे पूरे शरीर में, मेरे पूरे कण कण में वही गीत, गुस्से वाला गीत, समाज को परिवर्तित करने वाला गीत जो है वो घूमता रहता है पूरे बदन में। वो मतलब मेरा हृदय, पूरा बदन में मेरे अंदर वो गीत चलता रहता है। कालकूट फण की चिंतामणि, कालकूट कहते हैं बेटा विष, एक प्रकार का विष होता है। फणी होता है नाग यानी सांप, फणी का अर्थ क्या होता है, सांप। कालकूट कहते हैं उसके विष को या उसके जहर को। तो जो फणी है वो क्या है, यानी एक सांप की तरह है। यानी ये जो हमारा समाज है ना, हमारा समाज क्या है, एक सांप की तरह है, एक फणी की तरह है।
और उसमें जो कालकूट है, कालकूट कहते हैं सामाजिक बुराइयों को, है ना। कालकूट क्या है? सामाजिक बुराइयां जो हमारे समाज में जहर का काम करती हैं, जो हमारे शरीर, जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर मारती चली जा रही हैं, उन्हें जड़ बना रही हैं। विष क्या करता है? हमारे पूरे शरीर को जड़ बना देता है ना। उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि आज हमारा समाज कैसा हो गया है, बिल्कुल सांप की तरह हो गया है। और उसमें जो कालकूट का विष है, यानी जो सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं और जो पद्धतियां हैं, है ना, वो क्या है? वो जहर का काम करती है, जो हमारे समाज को दिन ब दिन चूसती चली जा रही हैं, उनको जड़ बनाए चली जा रही हैं, उन्हें चेतना विहीन कर रही हैं। कालकूट फण की चिंतामणि। तो आप ये कह रहे हैं कि कवि ये कह रहे हैं कि समाज में मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ कि इस कालकूट फण के ऊपर ऐसे चिंतामणि, चिंतामणि कहते हैं जो मणि होती है ना। आपने देखा होगा सांप के सर के ऊपर एक मणि होती है। तो वो जो परिवर्तनशील लोग होते हैं उनको उसने चिंतामणि कहा है, कि जो समाज के बारे में कवि की तरह ही सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि इस समाज में, इस विश्व रूपी समाज में कुछ लोग जो विदुषी हैं, जो लोग विद्वान हैं, वो इस समाज के ऊपर मणि की तरह निकल कर बाहर आए। तो वो कहता है कि जब मैं ऐसा गीत छेड़ूं कि इस समाज में जो है चिंतामणि जो है निकल कर बाहर आए, यानी विद्वान लोग, जो प्रगतिवादी लोग हैं, वो निकल कर बाहर आए। तो आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानास के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस पूरे संसार में, भ्रू विलास मतलब, भ्रू का मतलब पूरी पृथ्वी को उन्होंने यहाँ संबोधित किया है, कि अगर यदि हमें समाज का कल्याण करना है, समाज में नई प्रगति करनी है, नई सोच रखनी है, तो हमें क्या करना होगा? हमें इस विद्रोह रूपी बीज का सूत्रपात इस समाज में करना होगा। और वो किसके द्वारा होगा? इन कुछ परिवर्तनशील, जो परिवर्तन चाहते हैं, ऐसे विद्वान, उनको जो है ये कार्य करना होगा। तो वो ये कहते हैं कि किस प्रकार समाज में परिवर्तन। तो ये जो गीत है, तो एक प्रकार का गुस्से का गीत है, एक प्रकार का मतलब विद्रोह का गीत है समाज के ऐसे वर्ग के प्रति जो जड़ है, जो पुरानी रीति रिवाजों और उसमें जकड़ा हुआ है। तो और कवि ये चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जिससे समाज में कुछ बदलाव आए, हमारे जो वैज्ञानिक सोच है, जिससे समाज में कुछ बदलाव आए। अब क्या होता है कि हमारे आज के, यदि हम आज के संदर्भ में यदि हम बात करें, क्योंकि आप आज देख रहे हैं कि क्या माहौल बनाया हुआ है। नेताओं को कोई ज़्यादा चिंता है नहीं, बस वो आंकड़े दिखाकर चीज़ों को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, जबकि ग्राउंड मतलब ज़मीनी हकीकत आप लोग सब जानते हैं कि क्या हालात हैं। तो अब वो समय ऐसा आ गया है, जैसा लगता है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का ये जो गीत है, कि ऐसे नेताओं के प्रति हमें विद्रोह करना होगा, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, और कुछ ऐसे अच्छे नेताओं को चुनना होगा जो बुद्धिजीवी हों, जो पढ़े लिखे हों, जो मतलब कुछ परिवर्तन कर सकें, जो समाज को सच में विकास की राह पर ले जा सके, ना कि आज के जैसे, है ना। आज का लिए बस इतना ही। आज की आपको मेरी कविता कैसी लगी, भावार्थ कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल